मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे मित्रों द्वारा मुझसे यह प्रश्न पूछा गया है कि शादी होने के बाद किस तरह पति पत्नी का जीवन होना चाहिए। देखिए मित्रों, विषय बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। यदि मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है, चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर मैं विभिन्न विषयों के संबंध में छोटे छोटे वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, जो आपकी कानूनी जानकारी के अलावा बहुत सारी जीवन में जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सारी जानकारी अपडेट हो जाएगी। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना RTF के नाम से है। कृपया उस चैनल से भी जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसके वीडियोस देखिए। अब मैं विषय पर आता हूँ। जहाँ तक शादी विवाह का संबंध है, कोई भी व्यक्ति जो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है वो जन्म लेने के बाद एक आयु तक, एक सीमा तक अपनी पढ़ाई लिखाई करता है, नौकरी या व्यवसाय या अन्य कोई जो भी कार्य वो करता है पेट पालन के लिए करता है। समाज में अस्तित्व का संघर्ष है, आप जानते हैं। कोई भी चीज़ इतनी सरल नहीं है, कठिनाइयाँ आएंगी। परिश्रम से, लगन से, मेहनत से आपको जीवन में सफल होना है, ये आप जान लें। एक निश्चित आयु सीमा के बाद आपको अपना परिवार बसाना होता है और उस परिवार को बसाने के लिए आपके माँ बाप या आप स्वयं चयन करते हैं किसी भी लड़की जो आपकी विवाहिता पत्नी बनती है, चाहे वो आपने लव मैरिज की हो, चाहे आपने आर्य समाज मंदिर से की हो या सप्तसदी के रूप में वैवाहिक संस्कार अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए हो। आप जानते हैं कि विवाह एक अत्यंत पवित्र बंधन है। 7 जन्मों तक का आपका इसमें शादी के बाद संबंध रहता है, ऐसा माना जाता है। हिंदू माइथोलॉजी ये कहती है कि विवाह 2 मेजर वयस्क पुरुष और वयस्क लड़की के बीच 18-21 साल, 18 साल लड़की की और 21 वर्ष लड़के की आयु होती है। दोनों मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए, किसी तरह की उनमें विकृति ना हो, पागलपन ना हो। सोच समझकर मेजर बालिग होने के बाद वो अपना निर्णय या परिवार की ओर से या स्वयं अपना निर्णय जैसा भी लेते हैं। तो शादी होने के बाद जब आप शादी कर लेते हैं, बहुत सारी आपकी जिम्मेवारी रहती है। हो सकता है माँ बाप आपके साथ रहते हो सकता है परिवार आपके साथ रहता हो, संयुक्त हो या अकेले हों या जॉब पर हों या अकेले कोई अपना काम स्वयं का करते हो। देखिए इसमें क्या होता है, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव से मैं बताना चाहूँगा। सामाजिक रूप से आपकी शादी सप्तपदी हुई, सब रिश्तेदार आए, समाज के परिचित लोग आए, साथ के अग्नि के समक्ष आपने 7 फेरे लिए, तो पुरुष से कुछ वचन भरवाए जाते हैं और उन वचनों का पालन पुरुष को जीवन भर करना होता है। अब जहाँ तक विवाह के बाद का प्रश्न है, जब लड़की अपने मायके से शादी होने के बाद वधू के रूप में संयुक्त परिवार या अकेले में पहुंचती है, सारा परिवेश उसका बदलता है, क्योंकि उसकी दूसरे परिवार में वह पैदा हुई है, पढ़ाई लिखाई वहाँ हुई है, वहाँ जो भी संस्कार उसने पाए हैं। तो जीवन एक संघर्ष है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। और लड़की को सामाजिक परिवेश के अनुसार जब ससुराल में जाती है, सास ससुर, उसका देवर, ननद, भौजाई जो भी हैं, सबके साथ, पति के साथ साथ या तो संयुक्त में है तो रहना होगा। निश्चित तौर पर सबकी सोच अलग अलग होती है, तो उसको एक तो एडजस्टमेंट यथासंभव माँ बाप को भी समझाना चाहिए, उसको स्वयं को भी समझना चाहिए। उसका जीवन अत्यंत कठिन है, जीवन भर उसे सारे परिवार वालों को लेकर चलना है। जहाँ तक पति का प्रश्न है, पति को भी हर तरह का एडजस्टमेंट, कमाई करनी है, अर्निंग करनी है, जिससे घर परिवार का गुजारा अच्छे से चले। माँ बाप अगर साथ रहते हैं तो उनको भी उनकी सेवा भी करनी है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि पत्नियां या पति, मैं अपवाद स्वरूप ही बोल रहा हूँ, घर के बर्तन, घर का चूल्हा चकला, खाना बनाना, कोई अन्य ऐसे कार्य, कपड़े धोना, सास ससुर के द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन, पति के द्वारा बताए गए कार्य, इनमें छोटी छोटी चीज़ों को लेकर और अनबन प्रारंभ हो जाती है। निश्चित तौर पर महिला का कठिन जीवन है, कठिनाई होती है, सारे कार्य उसे घर के करने पड़ते हैं। यदि सक्षम है तो नौकर चाकर भी रहते हैं, वो आपकी सेवा करते हैं, आप उनको पारिश्रमिक के रूप में
हर माह या जैसा भी भुगतान करते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों में पति पत्नी का धीरे से फिर बच्चे पैदा होते हैं, उनको आपको पढ़ाना लिखाना है, उनकी शादी करनी है, सारी जिम्मेवारी है, घर का भी खर्चा उठाना है। अब आपकी क्या सैलरी है, क्या व्यवसाय है, कितनी अर्निंग है। तो प्रायः मैंने ये देखा है अपने अनुभव से, आप भी देखते होंगे कि इन छोटी छोटी बातों को लेकर कई बार मामले पति पत्नी के मध्य के विवाद सामाजिक स्तर पर यदि नहीं सुलझते हैं या घर में नहीं सुलझते हैं तो वो कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। और न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद कई बार पहले महिला सेल में जाते हैं, वहाँ भी समझाया जाता है, मीडिएशन होता है, वहाँ जो भी टीम बनी होती है वो भी आपको प्रयास यही करती है और होना भी चाहिए कि आप झगड़ा न करें, एक दूसरे से सामंजस्य से रहें, एक दूसरे का एडजस्टमेंट करें, ईगो को त्याग दें, छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी न करें, झगड़ा न करें। कई बार वो राई की तरह का झगड़ा पहाड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उससे जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है, परिवार टूट जाते हैं। ऐसा कभी ना करें, मेरा ऐसा सुझाव है, व्यक्तिगत सुझाव भी है, क्योंकि मेरी भी शादी हुए लगभग 43 वर्ष हो गए हैं। हर व्यक्ति को, हर परिवार में पति पत्नी को सामंजस्य से रहना चाहिए, प्रेम मोहब्बत से रहिए। इससे आपके परिवार पर कोई विपरीत असर न पड़े, बच्चों की एजुकेशन पर कोई विपरीत असर न पड़े, परिवार की मानसिकता अच्छे से चलती रहे, आपका जीवन निर्वहन बड़े अच्छे ढंग से होता रहे। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, जीवन में कठिनाई हर एक के साथ आना स्वाभाविक है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मैं यही सुझाव दूंगा कि पति पत्नी जब भी जिस तरह से भी उनकी शादी हुई है, एक दूसरे को छोटी बातों को इग्नोर करें, मिल बैठकर समझदारी से काम लें। एक गाड़ी के, चाहे वो बैलगाड़ी हो, साइकिल हो, जैसे दो पहिए हैं, जीवन को संयम से, संघर्ष के साथ, मेहनत लगन से, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार रख के, प्रेम मोहब्बत से, अगर कोई बात उठी भी है तो उसे वहीं भूल जाएं, एक दूसरे का रास्ता निकाल लें, उस कठिनाई का निदान कर लें, झगड़े नहीं। प्रेम सौहार्द से आप जीवन को यदि काटेंगे तो आपका जीवन एक बड़े अच्छे ढंग से कटेगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। तो मेरा कहने का यही सुझाव है कि कोई छोटी मोटी बातें हर परिवार में उत्पन्न होती हैं और होना स्वाभाविक भी है। इसके पीछे आप परिवार को खराब मत कीजिए, अपनी ईगो में मायके मत जाइए, अपनी माँ के पास मत बैठिए। जाकर घर परिवार से आप जाकर जब बैठ जाती हैं, कई बार फोन से आपकी बात तक बंद हो जाती है। बात कभी बंद मत कीजिए, हर चीज के रास्ते हैं और उस रास्ते पर आप चलकर झगड़े झंझटों को निपटा सकते हैं। अगर कोई कहा सुनी अनबन हो गई है, आप मायके चले गए, किसी के बहकावे में, सहेलियों के में, किसी और के बहकावे में आकर आप वकील साहब के पास पहुंच गए, आपने मेंटेनेंस का केस लगा दिया, एलिमनी का केस लगा दिया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दिया, इससे बात बनती नहीं है। बात बनाने के लिए आपको आपसी बातचीत जारी रखनी चाहिए, मिल बैठकर सहज ढंग से रास्ता निकालना चाहिए। आपके घर का कोई बुजुर्ग है, उसे बिठा लें, दोनों तरफ के बुजुर्ग बैठ जाएं, समाधान रूप में कोई आपका समाज का कोई एक अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर आपको उचित लगता है तो उस तरह से आप ये मेंटेनेंस के, एलिमनी के, डोमेस्टिक वायलेंस के सब झगड़ों को आप निपटा सकते हैं। क्योंकि गठान पड़ना स्वाभाविक है और कोई बात को लेकर कभी कभी तूल पकड़ जाती है और वो स्थिति ये होती है, दूसरे लोग इसमें आनंद लेते हैं, परिवार बिखरता है, सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होती है, पैसे की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है और वो मामला फिर इस स्थिति तक पहुंच जाता है कि जिंदगी भर कटुता एक दूसरे के प्रति हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने कई वीडियो इस पे बनाए हुए हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, सेक्शन 9 का अगर कोई बात बनती ही नहीं है तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, विवाह की पुनर्स्थापना का आवेदन आप अंत में बात नहीं बनने पर लगा सकते हैं। जुडिशियल सेपरेशन में रह सकते हैं, न्यायिक पृथक्कीकरण, अलग अलग रह सकते हैं। इसके बाद किसी भी तरह से कोई बात नहीं बनती है तो एक पक्षीय या द्विपक्षीय जैसा भी है, सहमति है तो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, और सहमति नहीं बनी है तो एक पक्षीय रूप से या द्विपक्षीय रूप से बहुत सारे आधार मैंने तलाक के बनाए हुए हैं, सेक्शन 13 में बताए हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में ये व्यवस्था दी गई है। सेक्शन 5 में वैलिड हिंदू मैरिज के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, वो कंडीशंस हैं। और इस तरह सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट है, विवाह की पुनर्स्थापना का आवेदन। सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट में जुडिशियल सेपरेशन है। सेक्शन 13 में डाइवोर्स के ग्राउंड्स दिए हैं। सहमति से होता है तो 1 साल के अंदर विवाह होने के बाद आप दोनों पक्ष यदि यही मन बना लिया है कि हमें रहना ही नहीं है तो किसी भी आयु में आप कुछ आधारों पर तलाक
को ले सकते हैं। सहमति अगर आपकी है तो एफिडेविट लगेंगे, इनकम के सर्टिफिकेट लगेंगे। कोर्ट में आप वकील के माध्यम से शादी होने के 1 साल बाद तलाक ले सकते हैं। कूलिंग पीरियड अब खत्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। पहले कोशिश यही रहती थी कि जज साहब और वकील साहब और दोनों पक्षों में किसी भी तरह सुलह हो जाए तो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, सहमति के आधार पर तलाक हो जाता था। कंटेस्टेड डाइवोर्स का अर्थ है दोनों पक्षों को कोई ऐसा आधार जिसमें मेन आधार क्रूरता का ही रहता है। फिर डोमेस्टिक वायलेंस, मारपीट अगर पति करता है, शराब पीता है, झगड़ा करता है रोज, नपुंसक है, उसे कोढ़ हो गई है, 7 साल से उसका कोई अता पता नहीं है, तो ये कुछ ऐसे आधार हैं कि रोजाना घर में झंझट होता है। तो आप निश्चित तौर पर किसी भी एक आधार को चुनकर, उसमें 10-12 आधार बताए गए, मैंने अलग से कई वीडियोस बनाए हुए हैं। तो मेरा यही सुझाव है, कुल मिलाकर वीडियो लंबा होता जा रहा है तो मैं शॉर्ट में यही कहूँगा कि पति पत्नी का जो संबंध है वो जीवन पर्यंत का संबंध है। परिवार बिखरे नहीं, परिवार टूटे नहीं, प्रेम भाव से एक दूसरे की मान मनौगल करके बात को मना लीजिए। यदि एक गर्मी या गुस्से में आता है तो दूसरा ठंडा हो जाए, बात को शांतिपूर्वक सुन ले, ठंडे दिमाग से दोनों लोग पति पत्नी काम लें, तो निश्चित तौर पर यह स्थिति कोर्ट कचहरी की या डाइवोर्स तक नहीं जाएगी और एक अच्छे परिवार के रूप में आप एक मिसाल कायम करेंगे। जीवन आपका बड़े अच्छे ढंग से चलेगा, आप मानसिक तनाव में नहीं रहेंगे। इस चीज से बचने के लिए कृपा करके तलाक ना लेने का निर्णय लें, अच्छे से रहें और जीवन को बड़े अच्छी लंबी यात्रा है। बहुत शॉर्ट स्पान आदमी को 60, 70, 75 साल, 80 साल तक का जीवन रहता है और बुढ़ापे में निश्चित तौर पर पति को पत्नी की और पत्नी को पति की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख कर अपने काम में लग जाते हैं, अपने जॉब में चले जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, उनका एक अलग रैन बसेरा हो जाता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपनी वृद्धावस्था तक अपनी फिटनेस रखिए, शरीर को अच्छा रखिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा प्राणायाम कीजिए और यदि आप इन चीज़ों पे सब पे ध्यान देंगे, बच्चों की अच्छे से परवरिश कीजिए, उनकी शादी ब्याह कर दीजिए जैसी भी उनकी लाइकिंग हो आजकल के हिसाब से। और वेस्टर्न कल्चर में वैसे भी थोड़ा सा जब बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनकी लाइकिंग का ध्यान रखिए। आपको ऐसा लगता है कि बड़े अच्छे से इनका जीवन निकल जाएगा तो उस तरह का आप शादी विवाह भी कर सकते हैं। कोई उसमें आप जिद मत पकड़िए, क्योंकि ईगो में परिवार खराब होते हैं। लड़का लड़की जो भी आपके हैं वो ही आपके काम आएंगे, दूसरा व्यक्ति काम नहीं आएगा। तो इन सब बातों को मैंने इसीलिए समझाया कि सहानुभूति पूर्वक हर व्यक्ति इन बातों पर यदि ध्यान रखे तो उसका परिवार नहीं बिखरेगा। पतियों की भी ये जिम्मेवारी है कि वो पत्नी को यथासंभव उनकी बात का ध्यान रखकर ध्यान से सुने, उसकी क्या समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करें। और पत्नी का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने पति को, सास ससुर को अगर साथ में रहती है, कभी कभी झूठे मामले भी लगा दिए जाते हैं, बात तूल पकड़ जाती है, ऐसी स्थिति ना आए। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने परिवार को शादी के बाद बड़े अच्छे ढंग से चला सकते हैं। तो ये मैंने वीडियो सामाजिक कल्याण, लोगों के हित में बिखरते हुए परिवारों को देखकर डाइवोर्स, मेंटेनेंस, एलिमनी, डोमेस्टिक वायलेंस आदि आजकल बढ़ रहे हैं, उस आधार पर एक जनरल स्कीम आपको मैंने बताई है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों तक पहुंचाइए। और मैं समझता हूं कि मैंने मोटी मोटी बातें आपको बताई, बाकी आपकी मर्जी है। यदि आप अच्छे से रहेंगे, आप सुखी रहेंगे, आपका परिवार सुखी रहेगा, समाज में एक अच्छा उदाहरण जाएगा जागृत, तो इस पे अमल कीजिएगा। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।